बच्चों, आज हम पाठ नंबर 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन को पढ़ेंगे। हमारा पाठ कौन सा है? पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन माने बदलाव, ठीक है ना। परिवर्तन माने क्या होता है? चेंजेस या बदलाव। क्या होता है परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग चारों ओर अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ चारों ओर जब देखते हैं तो देखते हैं कुछ बदलाव होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, है ना, और कुछ बदलाव हम स्वयं करते हैं। कैसे? जैसे पेड़ का उगना, पत्तियों का रंग बदलना, सूखे पेड़ पर पेड़ों से पत्ती का गिर जाना, फूल का खिलना और मुरझाना, फल का पकना और पेड़ों का गिरना। मौसम में बदलाव देखते हैं, सर्दी होना, गर्मी आ जाना, बरसात आना। तो ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे पेड़ का उगना, पेड़ अपने आप से उगता है, ठीक है। पत्ती का रंग बदलना, सूखी पत्तियों का गिर जाना, ये सब अपने आप हो रहा है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते इसमें। इसी तरह से समुद्र को तुम लोग जो देखते हो, पानी रहता है समुद्र में, नदियां, ये सब चीजें क्या है? ये अपने आप में ही है। इसमें जो भी चीज प्राकृतिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सब प्राकृतिक परिवर्तन कहे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग जो करते हैं, रसोई में मम्मी खाना बनाती हैं तो खाना पकना, दूध से पनीर बनाना, दूध से दही का जमना, दीपावली में पटाखे व फुलझड़ी जलाना, ये सब चीजें क्या होती हैं? हम लोग कर रहे हैं ना ये परिवर्तन। पहले क्या था? कच्चा खाना था, आलू कच्ची थी, हमने आलू की सब्जी बनाई, अब वो पक गई, ठीक। तो किसने किया? ये हमने अपने आप से किया। तो जो काम मनुष्य द्वारा किया जाता है वो मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध था, हमने दही बना दिया, रात को थोड़ा सा दही डाला उसमें, सुबह उठे तो क्या बन गया? दही जम गया उसका। तो जो चीज हम स्वयं करते हैं, हम करके उसको चेंज कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? मानव निर्मित परिवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन किसे कहते हैं? वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद और गंध एवं प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। आज हमारा जो पूरा पाठ है वो इसी पर ही आधारित है। अब ये देखो, पहला है मंद और तीव्र परिवर्तन। मंद माने क्या होता है? धीरे धीरे। तीव्र माने तेजी से। तो इसी से समझ में आ रहा ना, जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है उसे बोलते हैं मंद परिवर्तन। जो परिवर्तन तेजी से होता है, एकदम से होने लगता है, उसे बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। जैसे मंद परिवर्तन में बालों का बढ़ना, देखते हैं ना कि ऐसा तो नहीं है कि रात को सोए सुबह बाल आ जाएंगे सिर पर। धीरे धीरे बाल धीरे धीरे बढ़ता है हमारा बाल। तो जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे मंद परिवर्तन। नाखून का बढ़ना, मंद परिवर्तन, ठीक है। और तीव्र में क्या होगा? तेजी से। जैसे गुब्बारा हम फुला रहे हैं, फट गया तो परिवर्तन हो गया। तो जो परिवर्तन तेजी से होता है, जल्दी होता है, उसे बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे होता है उसे मंद परिवर्तन। जैसे हमने दूध रात को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा दही डाला तो सुबह जाके जम गया, लेकिन दूध गर्म किया, हमने नींबू डाला, पनीर बन गया, फट गया दूध तुरंत, उससे हमने पनीर बना लिया। तो ये तीव्र परिवर्तन। बात समझ में आ गई हमारी? जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है उसको मंद परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन तेजी से जल्दी होता है उसे हम लोग तीव्र परिवर्तन कहते हैं। इसी का उदाहरण देखो, एक और है बर्फ का पिघलना। तो धीरे धीरे पिघल रही ना, मंद परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मंद परिवर्तन। दीपावली में पटाखे का जलना, तीव्र परिवर्तन। गुब्बारे का फूटना, तीव्र परिवर्तन। अब आता है अनुकूल परिवर्तन और प्रतिकूल। दूसरे परिवर्तन का नाम क्या है? अनुकूल परिवर्तन और प्रतिकूल। अनुकूल माने जो हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमारे लिए हमको दिक्कत न करे, जिससे हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उसको बोलते हैं अनुकूल परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, जिससे हमको हानि पहुंच रही हो, उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिकूल परिवर्तन। जो हमारे लिए उपयोगी हो गया उसे अनुकूल, जो अनुपयोगी है, जो हमारे लिए मतलब नुकसानदायक है, वो प्रतिकूल परिवर्तन कहलाएगा। इसका कैसे समझेंगे इसको? जैसे कि हमने आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना और खाना पकाना, ये सब कैसे हमारे लिए उपयोगी है ना। आम पकेगा तो हम खाएंगे, अच्छा रहेगा, मीठा स्वाद अच्छा लगेगा।
केला का पक जाएगा, कच्चा केले का स्वाद अच्छा नहीं होता है, पका हुआ केला खाएंगे उसका स्वाद अच्छा है। तो ये हमारे लिए उपयोगी है। खाना पका हुआ खाएंगे तो वो भी अच्छा रहता है। दूध से दही, दही खाने का मन है, हमने दही जमाया, दही खाया, वो भी बेनिफिट हमारे शरीर। इससे हमें क्या होगा, हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, कैल्शियम मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये अनुकूल परिवर्तन है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और इसी में प्रतिकूल परिवर्तन में क्या आएगा, रोटी में फफूंद पड़ना, सब्जी रख के मम्मी बाहर भूल गई और नहीं देख पाई, सब्जी खराब हो गई, तो वो नुकसान हो गया ना हमारा, वो हमारे लिए अनुकूल परिवर्तन हो गया। प्रतिकूल परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लग गया, जैसे लोहा रखा, उसने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, लोहा में जंग लग गया, पीला पीला पड़ गया, उससे क्या होता है, धातु का नुकसान हो रहा है। तो ये सब नुकसान वाली चीजें जो आती हैं वो प्रतिकूल परिवर्तन कहलाती है। जैसे हम लोग लोहे के ब्रिज, जो हम लोग पुल पार करते हैं, लोहे का बना होता है, अगर वो अच्छे लोहे का ना बना होगा और वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, उसमें जंग लग जाएगा, तो क्या होगा, वो भी नुकसानदायक है। इतना बड़ा ब्रिज पुल जब टूटेगा तो कितने मान हानि होगी और कितने लोगों की जान जाएगी। इसलिए ये जो भी चीज अनुपयोगी है या हमको हानिकारक हो रही है, उसको हम लोग प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। तीसरा, नियमित और अनियमित परिवर्तन। नियमित माने रोज, नियमित माने जो बिल्कुल पक्का है कि जैसे दिन का रात होना, एक दिन है, फिर रात 12 घंटे बाद रात हो रही है, तो दिन और रात होना, मौसम का बदलना, इसको हम लोग बदल नहीं सकते ना, ये चेंज नहीं हो सकता। ये तो पक्का है कि सूरज का पूर्व दिशा से निकलना, पश्चिम दिशा से वो छुपना, है ना, और होना, मौसम का जाड़ा गर्मी बरसात ये सब होना, तो ये सब चीजें क्या है, नियमित है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। जो प्रकृति से होता चला जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नियमित परिवर्तन। आंखों का झपकना, ये भी नियमित परिवर्तन। और अनियमित, तूफान, आंधी, बरसात कभी भी आ जाना, सुनामी आना, ये सब अनियमित परिवर्तन है। क्लियर हो गई बात हमारी। तो ऐसे परिवर्तन जो सृष्टि में नियम से निश्चित समय पर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नियमित परिवर्तन। जिसमें जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता, कभी भी हो जाता है, जैसे कि बरसात का होना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब चीजें क्या है, अनियमित। क्लियर होगी बात हमारी। चौथा है प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित। इसमें देखो क्या है, एक गुब्बारा लिया हमने, उसको फुलाया, इतना फुलाया कि फटने ना पाए, ठीक है, फिर उसकी हवा निकाल दी, तो जैसे गुब्बारा की फुलाने वाली पोजीशन अलग हुई, उसके बाद हमने जब उसकी हवा निकाली तो पहले पूर्व स्थिति में, पहले वाला जो जैसे गुब्बारा हमने लिया था उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे ना हम लोग, ठीक है। तो गुब्बारे का फूलना और हवा निकाल देने पर पुनः उसकी पहली स्थिति में आ जाने वाला ही क्या परिवर्तन होता है, प्रत्यावर्तित। कोई चीज, मतलब इसका समझो ऐसे, कोई चीज जिसे कि हम लोग उसकी पोजीशन चेंज कर दें, उसके बाद उसको फिर से वैसे की वैसे पा जाएं, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं और प्रत्यावर्तित परिवर्तन भी कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण ये है, जैसे बर्फ है, पानी हमने जमाया, बर्फ बन गया, बर्फ बनने के बाद उसको जब हम लोग फिर से पानी को, बर्फ को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, फिर से पानी बन जाता है। तो क्या किया था, पहले हमारा पानी था, फ्रिज में रख दिया तो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्या बन गई, वो बर्फ, उसकी पोजीशन बदल गई। लेकिन जैसे ही बर्फ को हम फिर बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, पानी बन गया, फिर से वही स्थिति आ गई। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ चेंज करने के बाद उसकी अवस्था बदल जाए, लेकिन उसको पुनः उस अवस्था को हम वापस पा लें, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन। और ऐसी अवस्था परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट जाने पर पदार्थ को हम फिर से वापस ना पा पाए, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यावर्तित। जैसे दूध का दही जमना, इसको हम लोग अब चाहें कि हम दही से वापस दूध हमको मिल जाए तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, तो वो कौन सा हो गया, अप्रत्यावर्तित। दूध को हमने फाड़ दिया, पनीर बना दिया, अब पनीर से हम चाहें कि फिर से दही मिल जाए तो नहीं मिलेगा ना, तो हमने अवस्था बदल दी, वो बदल ही जाएगी, उसमें हम लोग कोई अंतर नहीं कर पाएंगे, उसको बोलेंगे अप्रत्यावर्तित। और प्रत्यावर्तित में क्या, अवस्था बदलने पर भी कुछ देर बाद उसको उसी स्थिति में पा सकते हैं। गुब्बारे का फुलाना, फिर वापस उसकी हवा निकाल देना, तो उसी अवस्था में गुब्बारा फिर से हमको मिल जाएगा। ठीक होगी बात, समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, इसमें अवस्था को बदलने पर भी पदार्थ को फिर से पाया, जैसे हमने वो स्प्रिंग को खींचा किसी स्टैंड में लगा के, फिर उसको छोड़ दिया तो स्प्रिंग हमको वापस मिल जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी प्रत्यावर्तित। ठीक है। अब पांचवा परिवर्तन कौन सा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जैसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन और अप्रत्यावर्तित में क्या था,
परिस्थितियां बदलने पर, उलट जाने पर भी पदार्थ को पुनः हम उसी स्थिति में प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से भौतिक परिवर्तन में भी क्या होता है, पदार्थ को हम लोग पहले ऐसे समझो लिक्विड में रखा हमने, उसके बाद हमने उसकी परिस्थितियां बदल दी और फिर से हम उसको पदार्थ जो हमको मिलना है वो मिल जाएगा। जैसे कैसे समझेंगे इसको, जैसे हमने एक मोम है, पतीले में मोम, बहुत सारा मोम लिया, उसे गर्म कर दिया, ठीक है। जब बहुत सारा मोम गर्म करो तो क्या होता है, मोम पिघल जाता है। मोमबत्ती जलाते हो देखा है ना, जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो पूरी पूरी मोमबत्ती जल के नीचे नीचे गिरने लगती है। और जब मोम पूरा पूरा मोम पिघल जाता है तो देखते हो नीचे जमीन के ऊपर वो पानी की तरह गिरता रहता है, गिरता रहता है। लास्ट में जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर से वही वाला पूरा का पूरा मोम फैला हुआ हमको जमीन पे दिखता है। तो क्या हुआ, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो जो मोम है मोमबत्ती वाला, वो लिक्विड फॉर्म में आया, पानी बदला और ठंडा होने पर फिर से हमको वो सॉलिड अवस्था में मिल गया। तो मोम की अवस्था बदल गई परंतु चीज हमको मिल गई ना वापस वही की वही। ऐसा कोई परिवर्तन जिसमें पदार्थ को हम अवस्था बदलने पर उसको फिर से वैसे की वैसा प्राप्त कर लें, उसको ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण से समझ और बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे पानी लिया हमने, उसको फ्रिज में रख दिया, ठंडा कर दिया, क्या बन जाएगा, पानी, पानी बर्फ बन जाएगी ना। तो पानी की अवस्था बदल गई, पहले पानी तरल अवस्था में था, अब क्या हुआ, ठोस अवस्था में बदल गया, ठीक है। अब उसी बर्फ को जब हम लोग फ्रिज में से बाहर निकाल के बाहर रख देते हैं, समान ताप पर रख देते हैं, तो फिर से वो किस में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ गया ना। पदार्थ की अवस्था बदल गई लेकिन हमको चीज क्या रही, पानी का पानी ही रहा। तो पदार्थ की अवस्था बदलने पर उसी पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लें, वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर हम पदार्थ की अवस्था बदल देंगे तो हम चाहें कि हम इसको फिर से वैसी पोजीशन में पालें तो नहीं पा पाएंगे। जैसे दूध हमने लिया, रात को हमने उसमें थोड़ा सा दही डाला, सुबह के इसमें बन गया वो दही, दूध लिया, दही जम जाएगा। अगर आप चाहोगी कि उस दही से हम वापस दूध पालें तो हम उसको वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। दही हो गया, अब जैसे हमने गुब्बारा फुलाया, गुब्बारा फूट गया, फूटने के बाद हम चाहेंगे वापस हमें गुब्बारा मिल जाए तो वो हमको नहीं मिलेगा ना, तो वो भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। ऐसी का तीसरा उदाहरण समझ लो, लकड़ी को जलाया, लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, वो राख बन जाती है, कोयला बन जाता है। अब हम चाहे वापस लकड़ी का काम नहीं ले सकते उससे। कागज को जलाओ, कागज जलाने पे क्या होता है, वो राख बन जाती है, वापस हमें उससे कागज नहीं मिल पाएगा ना। तो ऐसे कुछ परिवर्तन जिसको हम पुनः स्थिति में नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक परिवर्तन तो तुमको पहले बताया था, जैसे कि पेड़ नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ठीक है, आंखों का झपकाना और पेड़ का उगना, सुबह का होना, रात का होना, मौसम का बदलना, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो जो भी परिवर्तन प्रकृति द्वारा होते हैं उसको प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और कृत्रिम जो हम लोग करते हैं, खाना बनाना ये हम लोग कर रहे हैं, लकड़ी जलाना, हथौड़ी बनाना, जो भी परिवर्तन, हम लकड़ी को हमने काट काट के हथौड़ी बना लिया, लोहे को काट काट के हमने हंसिया बना लिया, तो जो परिवर्तन मनुष्य द्वारा किए जाते हैं उसको हम लोग कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जो प्रकृति करती है जिसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते वो प्राकृतिक परिवर्तन होता है, और जो हम लोग के द्वारा, मनुष्य द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं उसे हम लोग कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। अब आता है अनियंत्रित और नियंत्रित, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है उसे बोलेंगे नियंत्रित परिवर्तन, जिसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो नियंत्रित परिवर्तन में आएगा। अनियंत्रित में क्या होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे बाढ़ आना, तूफान आना, आंधी का आना, भूकंप आना, ये सब क्या चीजें हैं, बरसात का होना, ये सब अनियंत्रित परिवर्तन है। इसको हम लोग, हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको रोक लेंगे। जो ऐसा तुम लोग कर पाओगे कि बारिश हो रही है, भगवान बारिश बंद कर दो, बस अब बारिश नहीं होनी चाहिए, तो बारिश बंद हो जाएगी, नहीं हो पाएगी ना। जो चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग, जैसे तुम लोग खेती में काम करते हो, गेहूं उगी हुई है, खूब सारी गेहूं उगी, अब तुम कहे बंद हो जाए, बारिश ना आए, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता ना। बारिश तो आती है जब आने, जो नुकसान होता है वो हो ही जाता है हमारा। तो जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन में जिसपे हम लोग का कंट्रोल होता है उसे कहते हैं हम लोग नियंत्रित। जैसे कि पंखा बहुत तेज चल रहा है, हमें ठंड लग रही है, हमने पंखा धीरे कर दिया या बंद कर दिया, ठीक है। और लालटेन की रोशनी बहुत तेज लग रही रात के समय, हमने उसको धीरे कर दिया। जो चीज रोशनी, जो चीज भी हम अपने हाथ में, हमारे हाथ में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रित परिवर्तन,
ठीक है। सबसे आखिरी परिवर्तन है कौन सा? 8वां जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन में क्या होता है, जैसे हम लोग मिट्टी का तेल, पेट्रोल, गैस, कोयले आदि का रोज उपयोग करते हैं, तो ये सब हमें कहाँ से मिले, आए कहाँ से? कभी सोचा है इसके बारे में? ये सब कहाँ से मिले? ये अनवीनीकरण स्रोत हैं, इसको हम वापस बार बार नहीं पा सकते। इसके लिए कहानी बताते हैं। आज से कल लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, पूरा का पूरा जंगल जो था वो जमीन की, पृथ्वी की सतह पर दब गया। ठीक है, कहाँ दब गया? पृथ्वी के नीचे दब गया। 300 करोड़ पहले पूरा का पूरा जंगल कहाँ दब गया? पृथ्वी की सतह पर दब गया। पानी की, वायु की अनुपस्थिति, मतलब वहां पे हवा भी, अंदर जमीन के अंदर चला गया तो हवा नहीं है। उच्च ताप और दाब से क्या हो गया कि इन जंगलों के वानस्पतिक पदार्थ जैसे कि पत्तों के, पौधों के तने वगैरह पूरा जब जमीन के अंदर रहे तो क्रिया होती रही अंदर अंदर, क्या बन गया? वो कोयला बन गया। ठीक है, तो उससे क्या बन गया? ये चीज कोयला में बदल गया पूरा का। इसी प्रकार से जो समुद्री जल होता है पानी में, वो वहां पर भी गहराइयों में बहुत सारे जो जीव जंतु पानी के अंदर मर गए, वो भी करोड़ों वर्ष अंदर अंदर रहते रहे, जिससे कि वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब में फिर से क्रियाएं हुई, रासायनिक क्रिया हुई, तो वो जो जानवर मरे होते वो सड़ बढ़ के क्या बन गए? द्रव पदार्थ बन गए, पानी में बदल गए। तो वो पानी क्या था? पेट्रोल था। इसी प्रकार से हम लोगों को ये सब चीजें मिली, पेट्रोल, जटिल क्रियाओं से हमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हमको प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार की क्रियाएं बहुत जटिल हुई, करोड़ों साल लग गए इस काम को होने में। इसी को हम लोग कहते हैं जटिल परिवर्तन। इस सब को बनने में कितने साल लगे? करोड़ों साल लगे, तब जाके हमको मिट्टी का तेल, कोयला वगैरह मिला। तो इसकी क्या है, इसकी स्रोत तो ज्यादा नहीं है ना, इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, सीमित है। इसलिए कहते हैं कि हमको पंखा, बिजली वगैरह और पेट्रोल, मिट्टी का तेल थोड़ा सा ध्यान से यूज करना चाहिए, इसको बेफिजूल बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा आज? पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन में 8 परिवर्तन के बारे में पढ़ा। इसको तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, इसमें देखो परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, कोई भी परिवर्तन होता है उसमें हमें क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे थोड़ा सा अल्कोहल जब हम लोग हथेली पर रखते हैं तो शरीर में थोड़ा सा हाथ गर्म हो जाएगा, तो हाथ में कौन सी ऊर्जा आ गई? ऊष्मीय ऊर्जा आ गई। और पूरा का पूरा अल्कोहल जो होता है वो एब्जॉर्ब, मतलब पूरा का पूरा सूख जाता है, वाष्पित हो जाता है ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ऐसे ही फोटो फिल्म पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाती है। सौर ऊर्जा से क्या होता है? ऊष्मा से जल, पूरा पूरा पानी वाष्पित हो जाता है। कैसे? इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि नदी में पानी हम लोग कहते हैं ना, गंगा जी में पानी कम हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है? कोई गंगा नदी तो ना पानी पीती है। सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो पानी क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। तो जब गर्म होता है तो वो उसमें कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा आ गई? उससे गर्म होने से पूरा पानी धीरे धीरे वाष्पित होकर उड़ने लगता है और ऊपर जाके आसमान में जाके क्या होता है? वो बादल में बदल जाता है। ठीक है, आगे तुम लोग जब पढ़ोगे, जल का चक्र पढ़ोगे तो तुमको एक कायदे समझ में आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे तुम लोग घर में पानी को उबालते हो, गर्म करते हो तो पूरा वो पानी उड़ जाता है ना। इसी प्रकार से सूरज की रोशनी जब पानी पे पड़ती है, नदियों पे पानी पे पड़ती है, तो पानी क्या होता है? वाष्पित हो जाती है। तो ये भी सौर प्रकाश की ऊर्जा से क्या होता है? जल का वाष्पन हो जाता है। ऐसे ही विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे तुम बल्ब जलाते हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा है ना। बल्ब गर्म होता है और पूरा कमरा जगमगाने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा द्वारा क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से और भी ऊर्जा के उदाहरण है। जैसे तुम लोग देखो साइकिल चलाते हैं पापा लोग, तो क्या करते हैं? पैडल मारते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा लगा रहे हैं वो लोग? उसके लिए वो यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल को, यंत्र वाली ऊर्जा यंत्र पे लगा रहे हैं, और पेशी ऊर्जा भी लग रही है, यांत्रिक ऊर्जा भी इस्तेमाल हो रही है, उनके हाथ पैर भी पूरा काम कर रहे हैं, है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल में गति आती है। इसी प्रकार से तुम लोग स्प्रिंग को खींचते हो, जब हम लोग खींचते हैं तो उसमें कौन सी आकृति परिवर्तित हो जाती है? इसमें पूरा हमारा हाथ जोर लगा रहे कि नहीं? जो हम हाथों द्वारा जोर लगाते हैं उसको बोलते हैं पेशी ऊर्जा। जब हमारा हाथ उसको खींच रहा है किसी चीज को और उसकी पोजीशन बदल जा रही है, उसे बोलते हैं कौन सी ऊर्जा होती है? वो पेशी ऊर्जा। पेशी ऊर्जा किसमें बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो यंत्र पूरा पोजीशन ही चेंज हो गया, स्प्रिंग छोटा सा था बड़ा सा हो गया, तो हमने पेशी ऊर्जा किया, हाथ लगाया। इसी प्रकार से साइकिल चलाई, पूरा पैर हिलाया तो पैर की पेशियां हिली। पेशी ऊर्जा किसमें बदलती है? पेशी ऊर्जा लगने से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो चीज चलने लगती है।